नमस्कार साथियों, गायत्री पीजी महाविद्यालय और ज्योग्राफी विषय में आपका स्वागत है। कल हमने बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछले जो 6 लेक्चर प्रसारित किए हैं उनके उससे आगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनमें हमने आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत जिनमें अप्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया। अप्राकृतिक में घनत्व, दबाव और तापक्रम इनका आरेखों के माध्यम से विशद अध्ययन किया और प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और भूकंप जो पृथ्वी की प्राकृतिक क्रियाओं से संबंधित है उनसे प्राप्त जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके बाद जो आपके प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर में से वो 2 या 3 प्रकार का हो सकता है। बड़ा प्रश्न पहला ये आ सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जो हम अब तक 6 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आंतरिक स्रोत, प्राकृतिक और अप्राकृतिक और उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य है, उन पर एक पूरा अलग से लेसन है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो हम अब तक पढ़ चुके हैं 6 लेक्चर में उनको आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आरेखों सहित समझाना है, वो एक उसका परफेक्ट आंसर होगा। दूसरा, इसमें क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, जैसे स्वेस के वर्गीकरण को समझाइए या वांडर ग्राफ्ट के वर्गीकरण को समझाइए, जेफरीज के मत को समझाइए। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट वो है अभिनव मत, जो रिसेंट व्यूज़ है। हमने पहले भी चर्चा की है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जितनी भी प्रारंभ में की गई कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, जो बातें कही गई हैं उन सब का निचोड़ और आधुनिक शोधों को शामिल करके ये अभिनव मत प्रसारित किया है। ये ही वर्तमान में सबसे मान्य है। तो अभिनव मत है, रिसेंट व्यू है, इसको तो हमें ध्यान में रखना ही है। ये अक्सर पूछा जाता है जब भी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आधुनिक मत के बारे में पूछा जाए तो आपको इस आधुनिक मत का डायग्राम और इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरह से समझा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस टॉपिक में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभिनव मत। इस अभिनव मत के अलावा आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं उन स्रोत पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी कभार छोटे क्वेश्चन के रूप में स्वेस का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। डेली, जेफरीज और वांडर ग्राफ्ट का वर्गीकरण इतना नहीं पूछा गया है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट बनता है, आपको इसको शॉर्ट में पढ़ना ही है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो परतें हैं, इस आधार पर अगर क्वेश्चन आए कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतों का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको स्वेस, डेली, जेफरीज, वांडर ग्राफ्ट के मत को शॉर्ट में प्रदर्शित करना है और साथ में अभिनव मत है इसका वर्णन कर देना है, जिससे आपका आंसर है वो परफेक्ट बनता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी इसमें आरेख बने, ऐसे डायग्राम बने, उन आरेख और डायग्राम को आपको किसी भी हालत में एग्ज़ाम वाली कॉपी में बनाना है। आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में भी उन आरेखों को बनाना है। तो इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें हैं। इनमें स्वेस महोदय ने अपना जो मत प्रतिपादित किया है उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी है सतह से आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो इसकी 3 परतें हैं। उनके अनुसार पृथ्वी की 3 परतें हैं। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर जो कठोर और पतला आवरण है, जिसकी गहराई बहुत ही कम, यानी औसत रूप से 0 से 50 किलोमीटर की अधिकतम गहराई तक एक पतला सा खोल जो चट्टानी आवरण का है, जिसके ऊपर जैवमंडल स्थित है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय घटनाएं घटित हो रही है, ये ऊपर का पतला आवरण क्रस्ट कहलाता है, जिसको भूपर्पटी भी नाम दिया गया है। क्रस्ट या भूपर्पटी जो पृथ्वी का बाहरी खोल है, बाहरी आवरण तैयार करता है। ये जो क्रस्ट है कठोर चट्टानी रूप में है, जिसके ऊपर वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल स्थित है।
ये पतली पट्टी। इसके बाद में पहली जो परत सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी निफे परत इन्होंने बताई। सियाल SIAL, इनका भी अर्थ निकलता है। अगर इनको अपन बाइफरकेट करें, इनको दो दो भागों में बांटें, तो इनका अर्थ सहज ही समझा जा सकता है। SIAL, SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। यानी जो पहली परत है सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम इन तत्वों की बहुत ही ज़्यादा प्रधानता है। इसके बाद दूसरी परत सीमा SIMA, यानी सिलिका और Ma का मतलब मैग्नीशियम। तो दूसरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सीमा रखा गया है। और तीसरी जो आंतरिक कोर वाली केंद्रीय परत है, जिसको निफे कहा है सुयस महोदय ने, तो निफे में निकल और फेरस दोनों ही लोह तत्व, लोह धातुओं की प्रधानता वाली, गुणों वाली ये परत है, जिसमें चुंबकत्व पाया जाता है। वास्तव में पृथ्वी में जो चुंबकत्व का गुण, गुरुत्वाकर्षण का जो बल, इन सब और भी बहुत सारे जो बल हैं, इन सब के होने का कारण केंद्रीय भाग में अधिक घनत्व, दबाव, तापक्रम तो है ही, साथ में केंद्रीय भाग में अधिक धात्विक घनत्व वाली खनिज या चट्टानें उपस्थित हैं, जिसका भी प्रभाव है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व में निकिल और फेरस, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सुयस महोदय ने भी केंद्रीय भाग में निकिल और फेरस जैसी भारी धात्विक चट्टानों की उपस्थिति बताई और केंद्रीय भाग को इनसे बना हुआ माना। तो यहाँ पर पहली परत की बात करते हैं सियाल। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। इसकी गहराई सुयस महोदय ने 50 से 300 किलोमीटर तक बताई है। 50 से, यानी क्रस्ट है, इस क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएंगे तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई तक जो परत मिलेगी वो सियाल होगी, जिसका घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथियों, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पिछले लेक्चर्स में ये बात की है कि औसत पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी प्रति घन सेंटीमीटर का पृथ्वी का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े का औसत भार 5.517 ग्राम है। हमने ये भी जाना है, घनत्व जब पढ़ा था अप्राकृतिक स्रोतों में, कि पृथ्वी की ऊपरी परतें जिनमें चट्टानें मुक्त प्रकृति की है, हल्की है, हल्के तत्वों से बनी है, और उनमें जो धात्विक कण हैं वो भी प्रकृतिवश हल्के हैं, इसलिए उसका घनत्व कम है। और केंद्रीय भाग की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाता है, क्योंकि केंद्रीय भाग में जो चट्टानें हैं वो प्रकृतिवश लोह प्रधानता वाली है, भारी धातुओं वाली है, भारी गुणों वाली है, इसलिए उसका घनत्व बहुत ही अधिक है। तो हमने जाना था कि भी केंद्र का घनत्व है वो 12 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंका गया है, माना गया है, जबकि परत का क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.7 ही माना गया है। तो सियाल है, इस सियाल का घनत्व सुयस महोदय ने 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना। इस भाग में ग्रेनाइट चट्टानें, इनकी प्रधानता होती है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता इस भाग में मानी गई है। और सियाल महाद्वीपों के निर्माण का आधार भी है, क्योंकि क्रस्ट है, इन क्रस्ट में ऊपर और नीचे जो संरचनाएं पाई जाती है उनमें उठी हुई संरचनाएं पर्वतीय भाग होंगी और नीचे धंसी हुई संरचनाएं जलीय भाग होंगी। तो जलीय भागों का जो आधार है वो सियाल ही है। जलीय भागों को सियाल आधार प्रदान करती है, और क्रस्ट का जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग है वो पर्वतीय भाग होता है। इसलिए सुयस महोदय ने कहा है कि जो जितने भी जो ऊंचे उठे हुए महाद्वीपीय भाग है, उन महाद्वीपीय भागों का जो निर्माण है वो क्रस्ट के साथ इस सियाल परत के द्वारा ही हुआ है। दूसरी परत की अपन बात करते हैं, वो है सीमा। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, सीमा में SI और Ma यानी सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो तत्वों की प्रमुखता है। इन दो तत्वों की प्रमुखता के कारण सुयस महोदय ने इसका नाम सीमा रखा। इसकी गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। इसका घनत्व सुयस महोदय ने 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 4.7 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब तक बताया। यानी लगातार सतह से आंतरिक भागों की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे घनत्वों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस भाग में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, यानी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट चट्टानें वो होती है जो प्राथमिक, जिनमें धात्विक गुण अधिक होते हैं, जिनका रंग काला होता है। काला रंग धात्विक गुणों के कारण ही होता है, और जहाँ जिन चट्टानों में धात्विक गुण अधिक होते हैं उन चट्टानों का संगठन उतना ही कठोर होता जाता है, क्योंकि उसमें धातुओं की प्रधानता होती है। साथ ही इस सीमा में क्षारीय तत्व भी अधिक पाए जाते हैं, क्षार वाले तत्वों की अधिकता है। तो यहाँ पर वापस हम रिपीट कर देते हैं। जैसे शेष महोदय ने 3 परतें बताई, जिसमें पहली सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी निफे हैं। तो इसमें सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जिसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रेनाइट चट्टानों की इसमें प्रधानता है। और महाद्वीपों का निर्माण और महासागरों का आधार वो सियाल से ही बना है। दूसरी परत सीमा। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम अधिक, गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक, घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बेसाल्टिक चट्टानों की अधिकता, साथ ही क्षार युक्त तत्वों की अधिकता इस परत में पाई जाती है। तीसरी परत निफे। शेष महोदय ने बताया कि जैसे निफे NiFe 4 शब्द है। Ni का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस। निकल और फेरस दोनों ही लोह गुणों वाली धात्विक चट्टानें हैं या लोह तत्व है। तो केंद्रीय भाग में जो निफे परत पाई जाती है उसमें निकल और फेरस जैसे लोह तत्वों की प्रधानता है। लोह तत्वों की प्रधानता के कारण स्वतः ही इसका घनत्व बढ़ गया, घनत्व अधिक होता है। साथ ही चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय क्रियाओं को संचालित करता है, नियंत्रित करता है। इस परत का घनत्व शेष महोदय ने 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया। साथ ही इसकी गहराई 2000 से लेकर 6371 पृथ्वी के केंद्र तक मानी है। साथ ही इनमें लोह तत्वों वाली डूनाइट और पेरिडोटाइट, एक्लोजाइड जैसी चट्टानें हैं वो प्रमुखता से पाई जाती है। साथियों, इसको आप तीनों परतों की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को एक पेज पे लिखकर इसको वापस रिवीजन करते रहें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने में बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे। आप सीधा लिखना चाहेंगे, उसकी बजाय आप पॉइंटों में किसी चीज़ को प्रदर्शित करें, लिखें, उसकी विशेषताएं हैं। अगर एग्ज़ाम में स्वेस का क्वेश्चन भी आ जाए, स्वेस के वर्गीकरण का, तो स्वेस की वर्गीकरण की हेडिंग डाल के 2 बातें लिख के उसके बाद में ये डायग्राम है, डायग्राम से ही आप एरो खींचते हुए और उसके किनारे ये सारी बातें लिख देते हैं, तो उसका भी वही प्रभाव पड़ेगा। शॉर्ट में सारी जो विशेषताएं हैं वो आपकी एक ही पेज पर प्रदर्शित हो जाएगी, जो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉपी जांचने में आसानी होगी, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। स्वेस के वर्गीकरण के बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो डेली, जेफरीज, वांडरक्राफ्ट का है। अपन इसको समझते हैं। आइए साथियों, अपन स्वेस के बाद में पृथ्वी की रासायनिक संगठन के आधार पर परतें बताने वाले दूसरे विद्वान डेली के मत की विवेचना करते हैं, उसको समझते हैं। डेली ने बहुत ही सरल और साधारण रूप में पृथ्वी को आंतरिक संरचना को 4 परतों के रूप में विभाजित किया है। चारों परतें सतह से अलग अलग मोटाई की है और जिनका घनत्व भी अलग अलग है। साथ में उनकी संरचना और संगठन में कठोरता और दुर्बलता का गुण भी पाया जाता है। डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले कम मोटाई की, मात्र 80 किलोमीटर की मोटाई की ऊपरी खोल वाली जो परत बताई, जिसका नाम उन्होंने स्थलमंडल लिथोस्फीयर, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर रखा, जिसकी मोटाई उन्होंने मात्र 80 किलोमीटर बताई। और प्रकृतिवश ये कठोर परत है, चट्टानों की बनी हुई कठोर परत है, जिसके ऊपर जलमंडल का और जैवमंडल का, जैव संतति का अस्तित्व बना हुआ है। स्थलमंडल
कठोर चट्टानों से निर्मित। इसके बाद में दूसरी जो परत इन्होंने बताई जिसका नाम इन्होंने दुर्बलता मंडल रखा। दुर्बल मतलब कमज़ोर, चट्टानें कठोर नहीं हैं तो पूर्ण रूप से पिघली हुई भी नहीं मानी, यानी चट्टानें घनत्व में तो अधिक हो सकती हैं, दबाव उन पर अधिक हो सकता है, लेकिन उनके कणों की जो सघनता है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो दुर्बल प्रकृति की है, कमज़ोर मंडल है। दुर्बल होने के कारण ही उन्होंने इसका नाम दुर्बलता मंडल और एस्थेनोस्फीयर रखा है। एस्थेनोस्फीयर में जो चट्टानें होती है वो लसलसी म्यूकस अवस्था में होती है, न तो पूर्ण रूप से ठोस होती है और न ही पूर्ण रूप से पिघली हुई होती है, एक अर्ध पिघलित अवस्था की संरचना का निर्माण करती है। तो डेली महोदय ने दूसरी परत का नाम दुर्बलता मंडल रखा, जिसकी मोटाई उन्होंने 360 किलोमीटर बताई। 80 किलोमीटर के बाद 360 किलोमीटर की गहराई तक जो मंडल पाया जाता है वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद सबसे अधिक मोटाई वाला, जिसकी मोटाई उन्होंने 2400 किलोमीटर माना, तो ये जो केंद्रीय भाग, केंद्रीय और दुर्बलता मंडल के सेंट्रोस्फीयर और केंद्र मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का मध्य मंडल का जो भाग है उसकी मोटाई उन्होंने 2400 किलोमीटर मानी, जो कि दुर्बलता मंडल की अपेक्षा अधिक कठोर संरचना वाला है। तो क्रमशः तीन जो परतें आई, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल, इनमें प्रकृतिवश कठोर, दुर्बल और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों का मंडल आया और अंत में डेली महोदय ने पृथ्वी के केंद्रीय भाग को केंद्र मंडल या सेंट्रोस्फीयर कहा, जिसकी मोटाई उन्होंने 2400 किलोमीटर से लेकर अंत तक यानी 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक मानी, जो कि अत्यधिक कठोर और दृढ़ प्रकृति का है। इस प्रकार से डेली महोदय के अनुसार ये जो चारों परतें 80 किलोमीटर की गहराई तक, 360 किलोमीटर की गहराई तक, 360 से 2400 और फिर 2400 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाली चारों परतें अलग अलग प्रकृति की दशा निर्मित करती हैं, जिसमें ऊपरी कठोर, फिर दुर्बल, फिर अपेक्षाकृत कठोर और अंत में अत्यधिक कठोर और दृढ़ प्रकृति वाली चट्टानें केंद्रीय भाग में पाई जाती है। तो इन्हें लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर के रूप में भी विभाजित किया गया है। इनको आप आरेख सहित ध्यान में रखें।